देखिए एविडेंस एक्ट में आपका ये सेक्शन जो चल रहा था 111A चल रहा था और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। आपका यहाँ से आपका जो बताया जा रहा था उसको फिर से एक बार हम बता दें। ये ये अब तक ये क्वेश्चन बना नहीं है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बन जाए। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि 111 ए कब जोड़ी गई। ये क्वेश्चन अभी तक कहीं बना नहीं है और जो क्वेश्चन अब तक कहीं नहीं बने हैं उस पर विशेष ध्यान देना है। तो ये जो सेक्शन है ये 1984 यानी कि 1984 में जोड़ी गई। वहां बेयर एक्ट पर ही लिख लेना है क्योंकि नीचे बेयर एक्ट में दिया नहीं गया है। दूसरा इस पर जो क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्टर्ब एरिया या विक्षुब्ध क्षेत्र या आपका अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसको है, तो आपका राज्य सरकार को। और अगर अशांत क्षेत्र किसी क्षेत्र को घोषित किया गया है और 1 मास तक, याद रखिए कितने महीने तक, 1 मास तक वह क्षेत्र अशांत रहा है, तो ऐसी दशा में यदि कोई व्यक्ति उस एरिया में किसके साथ पाया जाता है या पकड़ा जाता है आयुध के साथ, तो यह उपधारणा की जाएगी कि वह अशांति फैलाने में क्या था शामिल। इसी को आइए बेयर एक्ट से एक बार देख लिया जाए। आपका बेयर एक्ट से एक बार देख लिया जाए तब सही रहेगा। देखिए भाई आपका 111 ए कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा। पहला क्लाज है कि जहां कोई व्यक्ति उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट ऐसे किसी अपराध के ऐसे किसी क्षेत्र में जिसे उपद्रव को दबाने के लिए और लोक व्यवस्था की बहाली और उसे बनाए रखने के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त अधिनियमित यानी कि वर्तमान समय में लागू कानून के अधीन विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है, यानी कि डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है ऐसे किसी क्षेत्र में जिसमें 1 मास से अधिक की अवधि के लिए लोक शांति में व्यापक विघ्न रहा है, किए जाने का अभियुक्त है और यह दर्शित किया जाता है कि ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं कि क्या किया है, लोक सेवकों पर आक्रमण किया है या प्रतिरोध किया है या विस्फोटकों के साथ वहां पकड़ा गया है, तो ऐसी दशा में न्यायालय यह उपधारणा करेगा, यानी कि यह मानकर चलेगा कि यह ऐसे डिस्टरबेंस में शामिल था, यानी कि यह ऐसा अपराध किया है। इसके बाद आइए 112 देखा जाए। बहुत मैंने ये कहीं पूछी नहीं गई है धारा, बस ये है कि भाई पूछा जा सकता है। 112 हमेशा पूछी जाती है आपका, इसमें कोई शक नहीं है। और 112 में आपका टेक्निकल क्वेश्चन आता है। देखिए आपका जब भी 112 पढ़िए, आपका पिछली बार यूपीजे में ये क्वेश्चन आया भी था और आपका सबसे पहले आपका सेक्शन 4 देखेंगे और सेक्शन 4 से हम उठाएंगे और देखिए क्या क्या पढ़ना है। एक आपका एविडेंस का सेक्शन 4 से उठाइएगा, फिर आपका 41 पढ़िएगा, 112 पढ़िएगा, 113 पढ़िएगा। याद रखिए 112 पढ़ते समय आपका एक सेक्शन 11 पढ़िएगा और इसी के साथ, बोलिए ना भाई बीच में, इसी के साथ आपका 103 भी पढ़ना है। यानी कि आपको कहां से कवर करना है ये आपका बताया जा रहा है। तो सबसे पहले सेक्शन 4 हम देखते हैं। सेक्शन 4 में 3 शब्दों को परिभाषित किया गया है। याद रखिए पहला क्वेश्चन तो यही बनता है
कि क्या प्रिजम्पशन या उपधारणा को परिभाषित किया गया है कि नहीं। तो प्रिजम्पशन या अनुमान या उपधारणा को परिभाषित नहीं किया गया है, बस उसके दो प्रकारों को किया गया है, एक तथ्य की उपधारणा और दूसरा विधि की। तो तीन शब्द कौन है, पहला मे प्रिज्यूम, दूसरा शैल प्रिज्यूम, तीसरा कंक्लूसिव प्रूफ। तो जो ये मे प्रिज्यूम होगा ये तथ्य की उपधारणा, और शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ होगा वह विधि की उपधारणा। इसमें हम बताए थे आपका 79 से पहले आधा घंटा हम बताए थे कि जहाँ शैल प्रिज्यूम होगा वह विधि की खंडनीय उपधारणा, और जहाँ कंक्लूसिव प्रूफ होगा वह विधि की अखंडनीय उपधारणा। यानी कि जहाँ एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ या अकाट्य तर्क या निर्विवाद प्रमाण घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरे तथ्य को साबित मानेगा और खंडन और नासाबित करने का मौका या अवसर नहीं देगा। जैसे उदाहरण के रूप में एक तथ्य साबित करिए 82 आईपीसी में कि जो शिशु था वह अपराध करते समय 7 वर्ष से क्या था, कम था। यह एक बात हो गई। तो न्यायालय दूसरी बात को निश्चायक सबूत मानेगा, अकाट्य तर्क मानेगा कि ये जो शिशु हैं अपराध करने में क्या है, अक्षम। अब ये जो अक्षम का अनुमान लगा लिया गया ये अकाट्य तर्क या निश्चायक सबूत है, और इसको खंडन या विरोध या काटने के लिए कोई साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा। लाख आप दिखाएं कि 6 वर्ष में ही ये बहुत आपका शरीर वाला हो गया था, 6 वर्ष में ही इसकी बुद्धि तेज हो गई थी, कोई तर्क काम नहीं आएगा और ये बालक क्षम्य होगा। यानी कि क्योंकि ये विधि की कैसी उपधारणा है, अखंडनीय यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ। अब विधि की जो अखंडनीय उपधारणा है अर्थात शुद्ध हिंदी में निश्चायक सबूत है। तो पिछली बार जे में ये आया कि कंक्लूसिव प्रूफ किन किन धाराओं में घोषित किया गया है। तो 3 सेक्शन केवल एविडेंस के हैं, कौन कौन, रट्टा मार कर जाइए, 41, 112 और 113। ये क्वेश्चन आ चुका है ग्रुप वाइज, तीनों आया था। अब पहले हम 41 बता दें, इसके बाद 112 के बाद चूंकि 113 आएगी ही तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन एक सेक्शन आपको बताना पड़ेगा। देखिए आपका 41 में क्या है, 4 विषय दिए गए हैं, 4 सब्जेक्ट। अगर उन 4, हाँ उत्तराखंड में क्रम मिलाने के लिए आता है कि कौन सा क्रम सही है, तो 41 के चारों विषयों का क्रम भी आपको रट कर जाना है। 4 विषय दिए गए हैं, उन विषयों पर अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, सक्षम न्यायालय ने अगर आपका अंतरिम नहीं, कैसा अंतिम आपका निर्णय, डिक्री या आदेश पारित किया है, तो ऐसी दशा में वह कुछ मामलों में कंक्लूसिव प्रूफ होगा। तो चारों विषय याद कर लीजिए, प्रोवेट, दिवाला, नवाधिकरण और विवाह, 4 विषय हैं। तो ये निश्चायक सबूत कितने विषयों पर दिए गए निर्णय हैं, 4। और इसी को एक लाइन में और पूछा जाता है, जजमेंट इन रेम कहते हैं, लोकलक्षी निर्णय, सौरोबंधी निर्णय। तो ये भी पूछा गया है कि सौरोबंधी निर्णय, लोकलक्षी निर्णय किस सेक्शन में एविडेंस के समाहित हैं। तो भाई गलत न हो, कौन सा मार्क कराएंगे, 41 बताया जा चुका है। अब 112 आइए, जहां तक 112 की बात है, किसी बच्चे के माता के साथ रिलेशन और पिता के साथ रिलेशन। देखिए बच्चे के साथ जो माता के साथ रिलेशन होता है उसे मातृत्व कहते हैं, और जो माता
अपने गर्भ से किसी शिशु को जन्म दी हैं वह उसकी माता कहलाती हैं और माता पर यानी कि आपका कह सकते हैं कि माता पर कभी भी विवाद नहीं रहता, चाहे वह अविवाहित स्त्री हो, विवाहित स्त्री हो, विधवा स्त्री हो। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वह अपनी मने गर्भ से शिशु को जन्म दी है तो वह माता मने उस शिशु की माता वही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अर्थात किसी शिशु और उसके माता के बीच के रिलेशन को मातृत्व कहा जाता है। मातृत्व कभी भी विवादित नहीं रहता। जो स्त्री अपने गर्भ से शिशु को पैदा करती है वह माता कही जाती है और ये कभी भी विवाद का विषय नहीं रहा है, याद रखिए। लेकिन पितृत्व को लेकर हमेशा विवाद रहा है, धर्मजता को लेकर विवाद रहा है। इस बच्चे का कौन है? तो पहला क्वेश्चन सेक्शन 112 पितृत्व का निर्धारण करती है कि मातृत्व का करती है। तो मातृत्व का न मार दीजिएगा, किसका? पितृत्व का। पितृत्व का निर्धारण के लिए कुछ नियम बनाती हैं और ये कंक्लूसिव प्रूफ बताती हैं। बस एक एक्सेप्शन क्रिएट करती हैं, वह भी एक्सेप्शन पढ़ा जाएगा केस के साथ। मॉडल कैसे यूपीएपीओ में आया वो भी देखा जाएगा। देखिए धारा 112 इसलिए बनाई गई कि पारिवारिक सुख और शांति कायम रहे। आपका पितृत्व को लेकर जो छोटे छोटे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं उसको दूर किया जाए और पारिवारिक सुख और शांति में खलल न पड़े। यानी कि कुल मिलाकर पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति ये आशा करती है कि पति पत्नी का जो रिलेशन है वह सुखपूर्वक चले। इसलिए कानून ये बता देता है कि भले किसी अन्य पुरुष का वह शिशु हो लेकिन कानूनन किसका माना जाएगा? तो उस शिशु का पिता वह पुरुष माना जाएगा जिससे स्त्री का अवैध विवाह नहीं बल्कि कैसा विवाह हुआ था? वैध। यानी कि धर्मजता का निर्धारण शुद्ध रूप से सेक्शन 112 करता है। अब इसमें आपका धर्मजता के निर्धारण में कहता क्या है, इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन में मामला लाएंगे तो सेक्शन 11 में जाएगा और 103 कल परसों ही बताया गया था कि विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार किस पर होगा? तो जो व्यक्ति न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय इस स्पेशल फैक्ट में बिलीव करे उसी व्यक्ति पर आपका सबूत का भार होगा। तो हम बताएंगे कोरिलेट करके। पहले तो 112 का अब बेयर एक्ट से चला जाए कि बेयर एक्ट की भाषा क्या कहती है और उसमें अपने मन से भी 2-3 अपवाद निकाले जाएंगे। देखिए कह करके भाई आपका काफी अच्छी धारा है ये और आपका 7-8 उदाहरण भी यहाँ आपका सेट करना पड़ेगा। तो एक एक करके देखिए बेयर एक्ट की भाषा। विवाहिता स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। यानी कि धर्मजता का निर्धारण किस सेक्शन के तहत किया जाता है? तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 112। तो बताया मैं पितृत्व का निर्धारण की मातृत्व का। चलिए ठीक है, याद रख कर मातृत्व न मार दीजिएगा, मातृत्व कभी भी विवादित नहीं रहा है। देखिए आपका अब पहले बेयर एक्ट तोड़ लिया जाए तब समझाया जाए और तब कुछ आपका 5-6 उदाहरण दिया जाए ताकि अगर उदाहरण से भी आ जाए तो गलत न हो। देखिए आपका एक यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ
कि ए एक पुरुष है और बी उसकी पत्नी है, दोनों में विधिमान्य विवाह यानी कि वैलिड मैरिज यानी कि कैसा विवाह हुआ है, वैध। और दूसरा पॉइंट ये आया कि वैलिड या वैध विवाह के कायम रहने के दौरान यानी कि वैध विवाह अभी टूटा नहीं है, इसके दौरान कोई शिशु पैदा होता है उस स्त्री को यानी कि माता को, तो ऐसी दशा में कानून कहता है कि इस शिशु का धर्मज पिता कौन माना जाएगा, वह पुरुष माना जाएगा जिससे विवाह क्या है, कायम। अभी हम इसको समझाएंगे उदाहरण द्वारा, पहले बैरक पूरा हो जाए एक बार। या इसके बाद दूसरी कंडीशन देखिए, या उसका विघटन होने के उपरांत, विघटन होने के उपरांत माने डाइवोर्स के पश्चात यानी कि विवाह विच्छेद के बाद। तो कब के बाद हम बता रहे हैं, जब डाइवोर्स हो गया, विवाह विच्छेद, उसका विघटन होने के उपरांत माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर हुआ है यानी कि विवाह टूट गया। विवाह के टूटने के बाद उस स्त्री ने शिशु को जन्म दिया, लेकिन कितने दिन के अंदर दिया, 280 दिन के अंदर दिया। तो ऐसी दशा में, हाँ, पुनर्विवाह नहीं की है माता, ऐसी दशा में उस शिशु का धर्मज पिता कौन माना जाएगा, वह पुरुष माना जाएगा जिससे विवाह हुआ था। अब है नहीं, क्योंकि विवाह अब क्या हो गया है, टूट गया है, तो हम क्या कहेंगे, जिससे विवाह हुआ था। आगे देखिए, बेरक पहले एक बार हो जाए। तो ऐसी दशा में आगे बेरक बताता है कि इस बात का निश्चायक सबूत होगा यानी कि इस बात का अकाट्य तर्क होगा, निर्विवाद प्रमाण होगा। अकाट्य तर्क, निश्चायक सबूत मतलब कि उस पुरुष का वह शिशु धर्मज पुत्र है, जब तक कि यह दर्शित न कर दिया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच इस ऐसे किसी समय नहीं थी जब उसका गर्भाधान किया जा सकता था। यानी कि एक अपवाद ये धारा स्वीकार करती है, और वह अपवाद क्या है कि पक्षकार इस बात को कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि हजूर, मैंने साबित कर सकता है पुरुष इस बात को कि हजूर ये मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि जिस समय हम दोनों में संसर्ग बना होगा, रिलेशन बना होगा, उस समय मेरी पहुंच मेरी पत्नी के पास नहीं थी। तो कितना अपवाद ये धारा स्वीकार करती है, केवल एक। पहुंच पर भी हम डिटेल में बताएंगे, केस सहित बताना है, लेकिन सबसे पहले आपका शुरुआत किया जाए, इससे शुरुआत किया जाए। देखिए, जो सेक्शन 112 है, ये केवल और केवल वैलिड मैरिज के मामले में लागू होगा। अगर अवैध संबंध से कोई बच्चा पैदा हुआ है, शून्य विवाह से पैदा हुआ है, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि स्पष्ट बताया गया है कि जो मैरिज होना चाहिए वह विधिमान्य हो कि अवैध हो। विधिमान यानी कि शून्य विवाहों में, अवैध विवाहों के मामले में क्या सेक्शन अप्लाई ये होगा कि नहीं। तो आपका जवाब रहेगा कि शून्य विवाह के मामले में ये जो सेक्शन है ये अप्लाई नहीं होगा। तो पहला नियम ये आया कि किसी पुरुष और स्त्री के बीच में क्या हुआ हो, वैलिड मैरिज यानी कि वैध विवाह। अब वैध विवाह के कायम रहते हुए उस स्त्री को शिशु पैदा हुआ हो, यानी कि इसका मतलब कि जब वैध विवाह कायम था उसी दौरान उस स्त्री ने कोई शिशु को जन्म दिया। तो 3-4 उदाहरण देखिए
ए तथा बी के बीच विवाह होता है और विवाह के 1 मिनट पश्चात ही बी को शिशु पैदा होता है, तो तुरंत पूछा जाएगा कि इस शिशु का धर्मज पिता कौन माना जाएगा। तो बेयर एक्ट पर कोरिलेट करिए, कौन माना जाएगा? ए। फिर आपका चाहे 10 दिन बाद हो और चाहे 10 साल बाद हो, 20 साल से इस पर बाद पैदा हो, जब विवाह कायम है तो कानून ये निश्चायक सबूत मानता है कि अगर बी को शिशु पैदा होता है तो उसका माने उसका धर्मज पिता कौन माना जाएगा? ए माना जाएगा। यानी कि इसका मतलब कि यह शिशु ए का धर्मज पुत्र है। कैसा पुत्र है? धर्मज। लेकिन फिर वही अपवाद पर जाना है। लेकिन ए एक उपाय ए के पास है इस निश्चायक उपधारणा को काटने का, और ए ये कह सकता है न्यायालय में कि जिस समय हमारे और हमारी पत्नी के बीच रिलेशन बन सकता था, उस समय मेरी पहुंच पत्नी के पास नहीं थी, अतः यह मेरा पुत्र धर्मज नहीं है। तो कैसे कह सकता है? देखिए, आपका ए कह सकता है कि 3 माह पहले तो शादी तय हुई, इसके पहले तो मैं बी को कभी जानता भी नहीं था, और एक मिनट बाद शिशु पैदा हो गया, अतः जिस समय गर्भाधान बी का हुआ होगा उस समय मेरी पहुंच बी के पास नहीं थी, अतः ये बच्चा मेरा नहीं। अब समस्या इसी में आ गया डीएनए टेस्ट का। तो डीएनए टेस्ट का भी समस्या आ गई, और इसी पर आपको समझना है और केस भी याद रखना है। तुरंत हम डीएनए टेस्ट का केस भी बता रहे हैं। कांति देवी वर्सेज पोछीराम, ये एपीओ में आया था 2015 में। केस नहीं आया था, समस्या देकर आया था, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर करिए। कांति देवी वर्सेज पोछीराम के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि डीएनए टेस्ट का आदेश आपका सामान्यतः नहीं दिया जाएगा। यानी कि न्यायालय जाल फेंक कर मछली पकड़ने का काम नहीं करेगा। याद रखिए, जाल फेंक कर मछली पकड़ने का काम नहीं करेगा। सबसे पहले ये साबित करना होगा कि ए को, यानी कि पति, ये सबसे पहले साबित करे कि जिस समय गर्भाधान हो सकता था, उस समय मेरी पहुंच मेरी पत्नी के पास नहीं थी। उसके बाद ही कह सकते हैं डीएनए टेस्ट का आदेश दिया जा सकता है, और डीएनए टेस्ट कराने के लिए कोई पक्षकार बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है कि डीएनए टेस्ट कराए। हाँ, ये जरूर है कि अगर डीएनए टेस्ट नहीं कराता तो एक अनुमान तो लगाया ही जा सकता है कि लग रहा है कि आपका ही पुत्र है, क्योंकि डीएनए टेस्ट से आप क्या कर रहे हैं, मैंने आपका नहीं है, या जो भी अनुमान लगाया जाए वो आगे बताया जाएगा। अब आइए, तो सबसे पहले क्या डीएनए टेस्ट का आदेश दिया जाएगा कि एक को साबित करना पड़ेगा कि पहुंच नहीं थी। हाँ, पहले साबित करिए, उसके बाद न्यायालय डीएनए टेस्ट का आदेश दे सकता है, नहीं भी दे सकता। और और पक्षकार भी डीएनए टेस्ट कराने के लिए बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है। अब जो यूपी एपीओ में देखिए, तो डीएनए टेस्ट अगर हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी कि सच्चाई कौन झूठा है, कौन सच्चा है, ये बात पूरे फ्लो में आ जाएगी। अतः सेक्शन 112 डीएनए टेस्ट के अधीन रहते हुए निश्चायक है। यही आपका एपीओ में आया था। यानी कि सेक्शन 112 डीएनए टेस्ट के अधीन रहते हुए कंक्लूसिव है। यानी कि इस अखबिद की अखंडनीय उपधारणा को भी
एक अपवाद है, काटा जा सकता है। आपका क्या दिखा के कि डीएनए मैच नहीं कर रहा है। तो याद करके जाइएगा, डीएनए टेस्ट के अधीन रहते हुए ये अनुमान क्या है, निश्चायक या अकाट्य है। अब अगला पॉइंट इसी पर आया जाए कि अब जो ये पति महोदय, ये एक दो और उदाहरण देखा जाए भाई इसमें। अब देखिए एक दो और उदाहरण देखा जाए आपका, क्योंकि वो भी उदाहरण है भाई, पहले पहुंच का न होना साबित करना पड़ेगा, तब तो ये सब किया जाएगा। अब मान लीजिए ए और बी हैं, एक दूसरे को 2 सालों से जानते हैं, 2 वर्षों से जानते हैं, और ऐसी दशा में ए और बी का विवाह होता है और बी को 1 मिनट बाद ही शिशु पैदा हो जाता है। तो 112 कहती हैं कि विवाह के कायम रहते हुए वैध विवाह के, तो वैध विवाह हुआ ही है, 1 मिनट भले पहले हो, कायम भी है। अब ए कहता है कि ये शिशु मेरा नहीं है, तो ए को ये साबित करना होगा कि जिस समय गर्भाधान हुआ हो सकता है उस समय मेरी पहुंच बी के पास नहीं थी। तो ए को साबित करना होगा, और जब 2 साल से एक दूसरे से मिल रहे हैं लोग, तो आपका न्यायालय ए की बात को मानने से क्या कर देगा, इनकार, कि बच्चा आप ही का है, मैंने इनकार कर देगा, क्योंकि ये तो एक दूसरे को वर्षों से क्या करते हैं, जानते हैं, तो पहुंच थी, इसका मतलब ये हुआ। तो अगला देखा जाए क्वेश्चन आपका, दूसरा जो बात इसमें बताई जा रही है वह ये बताई जा रही है कि अगर डाइवोर्स हो गया हो, यानी कि विवाह का विघटन हो गया हो, आपका कह सकते हैं कि मैरिज टूट गई हो, तो आइए देखा जाए ए तथा बी, यहाँ भी समस्या 3-4 निकालनी है। ए तथा बी के बीच विवाह खत्म हो गया, यानी कि डाइवोर्स हो गया, यानी कि विवाह विच्छेद हो गया, और बी स्त्री थी और बी ने इस बीच रीमैरिज या किसी अन्य पुरुष से आपका रीमैरिज यानी कि पुनर्विवाह नहीं किया, तो कितने दिन के अंदर विवाह विच्छेद के, 280 दिन, ये पूछा जा चुका है बिहार में, कितने दिन के अंदर, 280 दिन के अंदर अगर बी को कोई शिशु पैदा होता है तो उसका धर्मज पिता वह पुरुष माना जाएगा जिससे विवाह हुआ था। कौन? तो एक अपवाद इसमें हम निकालते हैं अपने मन से कि ये कह सकता है कि हजूर जो ये शिशु है वह 280 दिन के बाद पैदा हुआ है, अतः ये मेरा धर्मज पुत्र नहीं है। तो पहला तो अपवाद हो गया कानूनन कि मेरी पहुंच नहीं थी, मैं घटना स्थल से दूर था। दूसरा क्या हो गया अपवाद, अपने मन से हमने निकाला कि जो शिशु पैदा हुआ है वह डाइवोर्स के कितने दिन बाद पैदा हुआ है, 280 दिन बाद, ये अपवाद लिया जा सकता है बच्चा। तीसरा आप निकाल सकते हैं कि हजूर 1 जनवरी को बी से हमारा डाइवोर्स हुआ और 2 जनवरी को बी ने सी से विवाह कर लिया और 3 जनवरी को शिशु पैदा हुआ। अब आप लोग दिमाग लगाकर बताइए शुरुआती दौर के उदाहरण से। अब 3 जनवरी को जब बी को शिशु पैदा हुआ है, उस समय बी का विवाह किससे कायम था, सी से। तो भले सी से 2 जनवरी को विवाह हुआ और 3 जनवरी को बी को शिशु ने जन्म दिया, मैंने बी से शिशु पैदा हुआ, तो अब इस शिशु का जो धर्मज पिता होगा वह कौन होगा, सी, क्योंकि वैध विवाह के कायम रहते हुए बच्चा पैदा होना इस बात का निश्चायक सबूत है कि उस बच्चे का धर्मज पिता वह पुरुष है जिससे विवाह हुआ है। अब आप कहेंगे फिर यही समस्या आ गई, देखिए अब सी कहेगा कि हजूर जिस समय बी का गर्भाधान हुआ होगा उस समय मेरी पहुंच बी के पास नहीं थी,
अतः यह शिशु मेरा नहीं है। तो सबसे पहले सी को पहुंच का न होना क्या करना पड़ेगा अब? साबित। और उसके बाद आपका न्यायालय चाहे तो डीएनए टेस्ट का आदेश दे सकता है। लेकिन उदाहरण थोड़ा चेंज किया जाए। मान लीजिए कि ए बी था और एक सी था। ध्यान समझिएगा इस उदाहरण को भाई। पहुंच का न होने पर अभी हम सेक्शन भी जोड़ेंगे, दो सेक्शन भी जोड़ना है। एक 11 जोड़ना है और दूसरा कौन सा? 103। लेकिन पहले नियम तो जानिए। ए और बी में वैध विवाह कायम था। हाँ, सी 2 साल से इन लोगों के घर आता जाता था। याद रखिए कितने साल से मैं बना रहा हूं? 2। ए ने मैंने जो भी कारण रहा हो, ए और बी के बीच डाइवोर्स हो गया और डाइवोर्स करा दीजिए 1 जनवरी को। तत्पश्चात 2 जनवरी को ही बी ने किससे मैरिज कर लिया? सी से कर लिया। और 2 जनवरी को ही आपका बी को एक शिशु पैदा होता है। अब कानून ये कहता है कि जिस पुरुष से विवाह वैध विवाह कायम है उसी पुरुष का वह बच्चा धर्मज माना जाएगा। तो कानून के अनुसार अब इस शिशु का पिता कौन हुआ? सी। लेकिन सी के पास एक विकल्प है बचाव का कि वह साबित कर सके कि जिस समय बी का गर्भाधान हुआ था, यानी कि जिस समय शिशु बी के गर्भ में आया था, मेरी पहुंच बी के पास नहीं थी, अतः ये बच्चा मेरा नहीं। तो 2 साल से घरेलू संबंध हैं, आ जा रहे हैं, तो बताइए क्या न्यायालय मानेगा कि पहुंच नहीं थी? नहीं मानेगा। अब ये है कि भाई हम सऊदी अरब में थे, अमेरिका में थे 3 साल से, तो ये बच्चा कहाँ से हो गया? वो अलग बात है आपका। लेकिन आ रहे हैं, घर आ जा रहे हैं, तो कोई उपाय नहीं है, ये बच्चा आपका ही माना जाएगा। अब आइए पहुंच का साबित पहुंच नहीं थी, इस बात को थोड़ा देखा जाए अगले पॉइंट पर। अगर मान लीजिए कि ए ये कहता है कि ये शिशु मेरा नहीं है, तो ऐसी दशा में आपका सबसे पहले याद रखना है आपका सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है कि जो बातें सुसंगत नहीं है, यानी कि विसंगत हैं, असंगत हैं, वे बातें सुसंगत हो जाएंगी अगर वह सुसंगत बातों से असंगत हैं, यानी कि दोनों में 36 का आंकड़ा हो, यानी कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, यानी कि 2 चीजें एक साथ सत्य नहीं हो सकती। तो देखिए आपका एक साथ मान लीजिए ए 3 साल से अमेरिका में है और बी 3 साल से कहाँ है? भारत में। और तत्पश्चात दूसरे साल बी को शिशु पैदा होता है। तो कानून तो ये कहता है कि जब ए और बी में वैध विवाह कायम है और उस दौरान बी को शिशु पैदा होता है, तो उस शिशु का धर्मज पिता ए माना जाएगा। लेकिन एक अपवाद भी ये धारा स्वीकार करती है कि ए यह साबित कर सकता है कि जिस समय गर्भ में आया होगा बच्चा, उस समय मेरी पहुंच इस स्त्री के पास नहीं थी। तो सेक्शन 11 कहता है कि ये दिखाए कौन? ए, कि मैं 3 साल से कहाँ हूँ? अमेरिका में। अतः जिस समय गर्भ में आया होगा बच्चा, मेरी पहुंच कहाँ नहीं थी? बी के पास, अतः ये मेरा बच्चा नहीं है। तो पहले ये साबित करना होगा कि मेरी पहुंच नहीं थी, उसके बाद ही किसका आदेश न्यायालय दे सकता है? डीएनए टेस्ट। पहले नहीं। मैं फिर बता दूं, न्यायालय जाल फेंक कर मछली पकड़ने का काम नहीं करेगा। पहले पहुंच का न होना क्या करिए? साबित। अब ए की पहुंच उस समय नहीं थी, यह एक स्पेशल फैक्ट है, विशिष्ट तथ्य है, और विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार
मैं बता चुका हूँ सेक्शन 103 के तहत, 103 के तहत किस पर होगा? जो न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय इस विशिष्ट तथ्य में क्या करे, बिलीव। तो बताइए, पहुंच मेरी नहीं थी, ये साबित करने का भार पति पर होगा कि पत्नी पर? कौन चाहता है कि न्यायालय विश्वास करे कि हमारी पहुंच नहीं थी? ए। तो ए पर ही होगा। कौन सी धारा कहती है? 103। यानी कि इसको मैं बताया था प्ली ऑफ एलिबाई से भी, अगर अभियुक्त कहता है कि हम घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, बहुत दूर थे, तो ये प्ली ऑफ एलिबाई हुई, और इस बात को 103 में साबित करने का भार किस पर होगा? अभियुक्त पर। अभियुक्त साबित करे कि मैं घटना स्थल से क्या था। इसको रेलेवेंट बनाया जाएगा सेक्शन 11 में, और किसको साबित करना है ये किस सेक्शन में जाएगा? 103। अब आगे देखिए। अब तो आपका केस बता ही दिया गया। केस के बाद जो पढ़ा जाता है, कह सकते हैं कि वह पढ़ा जाता है, अपवाद बता ही दिया गया। अब कुछ छोटे छोटे नियम पढ़े जाते हैं। अब नियम ये है कि अगर पति की नसबंदी हो गई है तब क्या होगा? तो अगर पति की नसबंदी हो गई है और उस स्त्री को शिशु पैदा होता है, तब भी वह शिशु का धर्मज पिता वह पति माना जाएगा जिससे विवाह कायम है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि नसबंदी भी इस आपका उपधारणा का खंडन नहीं कर सकती, क्योंकि नसबंदी में भी 1% विफल होने का पूरा क्या रहता है? चांस। तो नसबंदी से क्या इस उपधारणा को काटा जा सकता है? नहीं। अब ये आ गया बीमारी। जहां तक बीमारी की बात है, सामान्यतः बीमारी अगर पति कहे कि मैं तो बीमार था, ये मेरा बच्चा नहीं है, तो सामान्यतः बीमारी का बहाना लेकर भी इस निश्चायक उपधारणा को काटा नहीं जा सकता। लेकिन एक बीमारी है, आपका कह सकते हैं कि वह कह सकता है कि मैं पूरी तरह नपुंसक हूँ, अतः ये बच्चा मेरा नहीं है। याद रखिए, ये मने यानी कि जब तक बीमारी, याद रखिए बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, जब तक बीमारी ऐसे व्यक्ति को पूर्णतया मने निर्योग्य न बना दे शिशु पैदा करने में, तब तक ये अनुमान लगाया जाएगा कि इसी का बच्चा है। अब पति को साबित करना पड़ेगा कि मैं पूरी तरह नपुंसक हूँ, अतः ये बच्चा मेरा नहीं है। तो कौन विवाद करने जाए? दूसरे का ही बच्चा सही, अपने बच्चे के रूप में पति महोदय क्या कर लेते हैं? ज्यादातर स्वीकार। बहुत कम माने विवाद उत्पन्न होते हैं, लेकिन ज्यादा लोग समाज में अवैध संबंधों से उत्पन्न बच्चों को भी अपना बच्चा मान लेते हैं। कभी काल गाँव में चेहरा देखकर आपका बताया जाता है कि ये बच्चा फलाना का है तो ठिकाना का है। और आपका मैं बता दूं, थोड़ा इसमें आपका ये प्राचीन काल में भी जोड़ना है भाई। देखिए, आपका थोड़ा यहाँ आपका मुस्लिम विध बताना पड़ेगा हल्का सा। पैगंबर साहब के अस्तित्व में आने के पूर्व, पैगंबर साहब बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उनके पूर्व अरब समाज की जो दशा थी बड़ी दयनीय थी। एक पुरुष अनगिनत स्त्रियों से विवाह कर सकता था, विवाह नामक कोई संस्था ही नहीं थी, और झंडा लगा रहता था औरत के घर पे, और एक तरफ जाकर कोई पुरुष रिलेशन बनाता था। मान लीजिए 10 पुरुष रिलेशन बनाए, स्त्री को शिशु पैदा होता था, तो एक मने काजी साहब रहते थे, 10 पुरुषों को बुलाया जाता था। काजी साहब चेहरा बच्चे का देखते थे, और किस पुरुष से चेहरा मिल रहा है उसी का बच्चा घोषित कर दिया जाता था। तो गांव में भी कभी काल होता है कि भाई आपका किसका चेहरा मिल रहा है,
तो लोग खुलेआम तो नहीं कहते, लेकिन खुसुर फुसुर क्या करते हैं, यानी कि उसको क्या बोलते हैं भाई, अप्रत्यक्ष नहीं, आपका पंचौरा तो नहीं कहा जा सकता, क्या कुछ नाम दिया जाता है। हाँ चलिए आगे देखिए, यानी कि बीमारी हमने बताया कि अगर जब तक कि बीमारी पति को पूर्ण रूप से क्या न बना दे निर्योग, सामान्य बीमारी के तहत इस अनुमान का खंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अकाट्य तर्क है। तब पूरी कहानी देखा जाए, पूरी कहानी आपकी क्या रही, लास्ट में कंक्लूजन। पूरी कहानी ये रही कि 112 कंक्लूसिव प्रूफ है, अकाट्य तर्क है, पहला नियम। दूसरा नियम, कब मने आपका धर्मज पुत्र, किसी पुरुष का धर्मज पुत्र निर्धारित करने के लिए क्या नियम है, तो स्त्री और उस पुरुष में वैध विवाह हो। दूसरा, वैध विवाह के कायम रहते हुए वह शिशु पैदा हुआ हो। तीसरा, अगर विवाह टूट गया है तो टूटने के कितने दिन के अंदर, 280 दिन के अंदर शिशु पैदा हुआ हो, लेकिन उस बीच स्त्री ने क्या न किया हो, बताया गया, रीमैरिज, यानी कि किसी अन्य पुरुष से पुनर्विवाह। ये निश्चायक सबूत है, लेकिन इसका एक्सेप्शन ढूंढना है। पहला एक्सेप्शन तो आपका कानूनन है कि उस समय पहुंच नहीं थी एक दूसरे के पास जिस समय गर्भाधान हो सकता था, यानी कि शिशु गर्भ में आया। दूसरा अपवाद हम अपने मन से निकाल रहे हैं कि बच्चा 280 दिन के क्या हुआ है बाद। तीसरा हम निकाल सकते हैं कि हम लोगों के बीच हजूर जो विवाह था वह शून्य था। तीसरा भी निकाल सकते हैं कि विवाह क्या था, शून्य था। आपका चौथा, डीएनए टेस्ट करा सकते हैं, तो बता ही गया नियम, तो डीएनए टेस्ट से सच्चाई पता लग जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर अपवाद तो है ही, डीएनए टेस्ट का नियम भी याद रखिए कि डीएनए टेस्ट के अधीन रहते हुए यह जो मने आपका धारा है, यह निश्चायक सबूत है। याद रखिए, डीएनए टेस्ट से इस का खंडन किया जा सकता है। इस प्रकार 112 भी समाप्त हो गई। अब 113 आइए। 113 आपका कभी प्री में तो नहीं बनी है, लेकिन इंटरव्यू में बनी जरूर है। आपका सबसे पहले सामान्य बातें देखी जाए, दो बातें याद रखिएगा शुरुआती दौर में, कि एविडेंस की कौन सी धारा रिपील है, निरसित है, समाप्त है। एपीओ में इस बार आया था तो वह सेक्शन 2 है, और सन पूछा था कि किस सन में निरसित की गई, तो सन रट कर जाइए, 1938, 1938। और एक क्वेश्चन और बनता है कि एविडेंस में प्रथम बार संशोधन कब हुआ, तो 1938। पहला क्वेश्चन इस बार यूपीएपीओ में आया था, चांस है मॉडल बनने का। फिर एक बार हम बता रहे हैं, एविडेंस का एक सेक्शन आपका रिपील है, समाप्त है, निरसित है। वह सेक्शन कौन सा है पूछ ले तो सेक्शन वाला क्वेश्चन। दूसरा जो आपको याद करके जाना है कि सेक्शन 2 को जो पूछा भी गया था इस बार एपीओ में, किस सन में रिपील किया गया, सन पूछा था, तो 1938 रट्टा मार कर जाना है। किस सन में, 1938। तीसरा मॉडल ये जानना है कि एविडेंस में सर्वप्रथम संशोधन किस सन में किया गया, तो 1938 में। किस सन में, 1938 में। क्या किया गया पूछ ले तो सेक्शन 2 को और शेड्यूल को, यानी कि अनुसूचित थी उसको रिपील किया गया, समाप्त किया गया। अब अगला ये, निरसन के बाद आपका इलीगल या अवैध या अल्ट्रा वायरस, यानी कि अधिकारातीत
असंवैधानिक पर हमें चलना है। अब दूसरा क्वेश्चन आया कि एविडेंस की कौन सी धारा अवैध है, अल्ट्रा वायरस है, अधिकारातीत है। तो आप मारिएगा 113 यानी कि 113। ध्यान से अब समझिए इसमें भाई, आपका इंटरव्यू में देखिए क्वेश्चन क्या बना था। एविडेंस की कौन सी धारा है जिसका अब साक्ष्य में कोई महत्व नहीं है। तो आपका जवाब रहेगा 113। कौन सी धारा। दूसरा मॉडल आइए, एविडेंस की कौन सी धारा अल्ट्रा वायरस है, अवैध है या असंवैधानिक है। कौन सी धारा मार कर आएंगे 113। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि एविडेंस की धारा 113 को किसने अवैध घोषित कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रीवी काउंसिल। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न मारिएगा, क्या मारना है, प्रीवी काउंसिल। फिर अंतिम में केस पूछा जाता है कि किस केस में इस धारा को अधिकारातीत घोषित किया गया। तो दामोदर गोवर्धन वर्सेज देवराम कांजी। रट कर जाइएगा केस है, दामोदर गोवर्धन वर्सेज देवराम कांजी 1876। आज का नहीं केस है, 1876 का। अब जो जो सेक्शन अवैध हैं, असंवैधानिक हैं, अल्ट्रा वायरस हैं, उसको एक जगह यहीं बैरक पर एकत्र कर लीजिए। एक क्वेश्चन बनता है और अब कुछ बता दिया जाए भाई, तब अभी बैरक शुरू किया जाएगा। अभी कुछ कोरिलेशन बाकी है। वर्तमान में किसी भी सेक्शन के प्रावधान को इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नल एंड वाइड या अल्ट्रा वायरस कहिए, ये घोषित करने की क्षमता भारत में केवल दो न्यायालयों को है, एक उच्चतम न्यायालय और दूसरा उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को ये पावर आर्टिकल 32 से मिलता है, हाई कोर्ट को 226 से मिलता है कि किसी कानून को ये लोग इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकें तो इस पावर को एक नाम देते हैं। और वहीं बिहार में पूछा भी गया था, क्या कहा जाता है, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन। रट कर जाइए, क्या कहा जाता है। तो फिर एक बार बताइए, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस न्यायालय को प्राप्त है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों इनमें से कोई नहीं। हाई कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत, 226। सुप्रीम कोर्ट को, बिहार का भी आया था क्वेश्चन। किसी कानून को भारत में, अब यूपीजे का क्वेश्चन इसी पर बनाया जाए, किसी अधिनियम को असंवैधानिक कौन न्यायालय घोषित कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों इनमें से कोई नहीं। दोनों भाई, दोनों मार कर जाएगा, आर्टिकल सहित याद रखिए। लेकिन 113 को जो अल्ट्रा वायरस घोषित किया गया है, ये भारत के न्यायालय ने नहीं बल्कि इंग्लैंड के किसने किया, प्रीवी काउंसिल ने। अब है क्या 113 में। हाँ, एक और इंटरव्यू का फिर हम बता दें, कौन सी एविडेंस की धारा है जिसका अब कोई साक्ष्य में महत्व नहीं है। ये इंटरव्यू में कई लोगों से पूछा गया और लोग बता नहीं पाए। तो लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप जानिए कौन सी धारा मारेंगे, 113। 113 में कंक्लूसिव प्रूफ भी है, एक और अभी पॉइंट है, निश्चायक सबूत। अब पहला आपका कोरिलेट कर लिया जाए, जितने बैरक पर लिख लेना चाहिए, जितनी अवैध धाराएं हैं जिसे आपका मने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है, तो आईपीसी में पहले लिख लीजिए 303, 497 यानी कि 303 और 497 को पूरी तरह इसको पूरी तरह
अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है, लेकिन सेक्शन 77 को आधा हिस्सा माने कुछ अंश की धारा 376 का कितना अंश आपका कुछ अंश। अब आइए आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में भी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है। तो दो तीन तो बताइए, कोई याद है? भाई याद हो तो बताइए, तीन चार प्रावधान तो हैं ही। सबसे पहले आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। कौन सा? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 124 ए, 124 बी, 124 सी लिख लीजिए। 124 ए संविधान का अनुच्छेद लिखा है, 124 ए, 124 बी, 124 सी। इसके बाद आता है अनुच्छेद 368 का दो क्लाज। कौन कौन? 4 और 5। अब तो थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है ना। आर्टिकल संविधान भी भाई लगाना पड़ेगा जल्दी है, सुबह वाले बैच में। शाम वाले में तो भाई मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि शाम को आदमी कम ही चल पाता है भाई। सुबह एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है तो शाम को कम बची रहती है। तो शाम को आपका ज़्यादातर क्रैश कोर्स ही चलता है हमेशा। तो सुबह एक रेगुलर बैच आराम से चलाना है और शाम को थोड़ा क्या करना है, स्पीड में। भाई जो लोग शाम को नहीं आते, लाइव क्लास चलता है दोनों टाइम। आप घर बैठे एक बार कम से कम 1 घंटा सही व्यवस्था है तो आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। भाई अगर दूर रहते हैं तो आपको फिर एक बार सलाह दी जाती है कि दोनों टाइम न आइए और एक टाइम आप लाइव क्लास से पढ़ सकते हैं। आगे प्रयास ये किया जाएगा कि अलग अलग सब्जेक्ट चले, मैंने प्रयास किया जाएगा। क्योंकि आपका देखिए कॉन्ट्रैक्ट और टीपीए एक साथ पढ़ी जाती हैं, और जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा तब तक टीपीए भी ज़्यादा नहीं आती। देखिए आगे देखा जाए भाई, इसमें 100 आपका 368 का क्लास याद कहना, कौन कौन क्लास? आपका 4 और 5। इसके बाद आपका अनुसूची में आ जाइए, दल बदल से कौन है, 9वीं 10वीं 10वीं अनुसूची का पैरा नंबर 7। पैरा नंबर 10वीं अनुसूची का कौन सा पैरा नंबर 7? देखिए बहुत डिटेल में बताने पर बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसीलिए हमने केवल लिखवा दिया। आप चाहें तो इसको आपका कर सकते हैं, किताबों में ढूंढ सकते हैं। आगे बढ़ा जाए भाई, आखिर 113 में है क्या? हाँ 113 में ये भी याद रखिए, ये कंक्लूसिव प्रूफ है, निश्चायक सबूत है। लेकिन वर्तमान समय में यह सेक्शन क्या है? अवैध है, इसका कोई अब मतलब नहीं। तो फिर पूछ लिया अवैध का मतलब क्या हुआ? अवैध कौन घोषित करता है? तो अवैध न्यायालय घोषित करते हैं, विधायिका नहीं। अवैध का मतलब ये हुआ, यही बताएगा कि वह प्रावधान आपका बना रहेगा लेकिन उसका इन्फोर्समेंट रुक जाएगा, यानी कि उसका प्रवर्तन रुक जाएगा, माने उसके तहत कोई काम नहीं होगा। जैसे कि एक और आपका पूछा जा सकता है कि भाई आईपीसी 497 अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन के वाद में घोषित कर दिया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? तो बेयर एक्ट में वह प्रावधान रहेगा, हटेगा नहीं, क्योंकि हटाना न्यायपालिका का कार्य नहीं है। एक वर्ड में भी संशोधन करना हो तो विधायिका या संसद करेगी, लेकिन 497 का इन्फोर्समेंट रुक जाएगा, यानी कि उसका प्रवर्तन रुक जाएगा। यानी कि अब किसी व्यक्ति पर 497 के तहत मुकदमा नहीं होगा और न ही कोई व्यक्ति 497 के तहत सजा का हकदार होगा। इसी तर्ज पर आपका फंडामेंटल राइट भी पूछा जाता है
कि मूल अधिकारों का निलंबन का मतलब क्या हुआ। तो कई देखिए ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं, मूल अधिकार बने रहते हैं, मूल अधिकार बने रहते हैं, उनका प्रवर्तन रुक जाता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या मार्क कराएंगे। हाँ, प्रवर्तन। मूल अधिकार हैं, लेकिन आर्टिकल 32 और 226 के तहत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया नहीं जा सकता। तो कौन सा मूल अधिकार अब आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। कौन सा अनुच्छेद का। 20 और 21। कौन सा। 20 और 21। चलिए दो चार क्वेश्चन आपका कोरिलेट करके संविधान में भी हो गया। अब बैक हो जाए 113 पर, देखा जाए भाई क्या आपका देखिए 113 भाई आपका राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत। हैंडओवर करना। अध्यर्पण मैंने क्या। हैंडओवर करना। देखिए शासकीय राजपत्र में यह अधिसूचना की ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का कोई भाग किसी राज्य, राजा या शासक को भारत शासन अधिनियम 1935 के भाग 3 के प्रारंभ के पूर्व अध्यर्पित किया गया है। इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि ऐसे राज्य क्षेत्र का ऐसी अधिसूचना में वर्णित तारीख को विधिमान्य अध्यर्पण हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1935 के पहले अगर अंग्रेजी सरकार ने भारत के किसी राज्य क्षेत्र को किसी राजा, महाराजा, शासक को सौंप दिया, नोटिफिकेशन जारी करके सौंपा, डेट उसमें नोटिफिकेशन में थी, तो ये निश्चायक सबूत होगा कि उस डेट को अंग्रेजों ने भारत का वह क्षेत्र किसको सौंप दिया, राजा, महाराजा या शासकों को। तो ये धारा आपका कह सकते हैं कि अवैध है, और आज से नहीं 1876 से, यानी कि कब अवैध घोषित कर दी गई। 1876। केस याद रखिए, दामोदर गोवर्धन वर्सेज कौन सा, देव राम कांजी। अब आइए 113 ए। देखिए यहाँ से भी अभी बिहार में पूछा गया था। ये बिहार एपीओ में आया था ये क्वेश्चन। 100 बहुत महत्वपूर्ण धाराएं चल रही इधर की, और एक एक सेक्शन से छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं। 113 ए जब भी पढ़िएगा, इसी के साथ आईपीसी की धारा 498 ए पढ़िएगा। मैं फिर बता दूं, इसी के साथ आपका कौन सा सेक्शन पढ़ना है, 490 ए, और आपका सीआरपीसी की धारा में देखिए तो ए तो नहीं है ना, क्योंकि अभी झारखंड में पूछा गया था भाई ये। देख लेते हैं भाई, क्यों संदेह का लाभ न दिया जाए अभियुक्त को। जब डायरेक्ट है तो भाई आपका नहीं, झारखंड में पूछा गया था ना, इसलिए देखना जरूरी है भाई, गलत ना हो, क्योंकि एक बार आकर गलत हो जाएगा तो फिर 198। ठीक है, 198 ए है। 198 ए, यानी कि इसी के साथ सीआरपीसी की कौन सी धारा, 198 ए। देखिए विधि कब जोड़ी गई भाई, देखिए एक ही साथ जोड़ी गई होगी तीनों। एक ही साथ जोड़ी गई। ये देखिए, ये जो तीनों धाराएं हैं, पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है, एक एक करके समझा जाए। ये जो तीनों धाराएं हैं, ये एक साथ जोड़ी गई, यानी कि एविडेंस में भी, आपका आईपीसी में भी और सीआरपीसी में,
अलग से लिखिए इसको भाई। कहीं बैरक पर लिख लीजिए अलग से, या कहीं भी। ये फिर एक बार हम बता रहे हैं, आई एविडेंस का सेक्शन 113 ए, आईपीसी का सेक्शन 498 ए और सीआरपीसी की धारा 198 ए, ये तीनों धाराएं एक साथ जोड़ी गई क्रूएल्टी या क्रूरता के मामले में। क्रूएल्टी या क्रूरता के मामले में तो बिहार ने पूछा कि क्रूरता कितने प्रकार की, मानसिक, भौतिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक, उपर्युक्त सभी। आध्यात्मिक क्रूरता पूजा पाठ से रोकना क्या होगा, आध्यात्मिक क्रूरता ही मानी जाएगी। देखिए आगे, ये पहले भूमिका इसकी देखी जाए आपका, तब आगे बढ़ा जाए भाई। देखिए, जहां तक महिलाओं के प्रति अपराधों की बात, अभी हम बताते हैं इसको, सन और डेट भी बताना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड आपका जो इसमें पूछता है, एक सन पूछता है कब जोड़ी गई, दूसरा आपका पूछता है एक्ट नंबर, तीसरा कब से लागू हुई, और अब हम कोरिलेट करके भी बता रहे हैं, और दो चार और क्वेश्चन भी निकालेंगे। लेकिन एक बार आपका इसकी भूमिका हम देख लेते हैं, तब ये डेट वोट बताते हैं, और नोट्स में हम लिखवा भी देंगे, अलग से हम लिखवा भी रहे हैं। नोट्स में एक कमी है, सीआरपीसी नहीं दी गई है नोट्स में, तो उसको ऐड कर लेना है। और झारखंड एपीओ में आपका सीआरपीसी की धारा 198 ए से क्वेश्चन बना था। देखिए, महिलाओं के प्रति आपका इतिहास गवाह रहा है कि प्राचीन काल से ही महिलाओं के अधिकारों को छीना गया, और महिलाओं के आपका कह सकते हैं पर अत्याचार भी हुए हैं, ये इतिहास गवाह रहा है। अतः ऐसी दशा में महिलाओं के प्रति कानून को कठोर बनाया जाए, और इसके लिए मधु दंडवते की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, और जो कमेटी से ये कहा गया कि महिलाओं के प्रति कैसे कानून में सुधार आए ताकि अपराध कम हो, क्रूरता कम हो, तो इस समिति की सिफारिश पर एविडेंस में कुछ बातें जोड़ी गई। इसी को कोरिलेट करना है 2013 का, कि 2013 में 2013 में जो संशोधन हुए हैं वह किस समिति की सिफारिश पर हुए हैं, तो किस समिति की सिफारिश पर, तो जस्टिस जे.एस. वर्मा। और काफी व्यापक संशोधन हुए हैं। फिर 2018 में थोड़ा हुआ, तो महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उनको, उनसे निपटने के लिए तमाम कानून बने। डोमेस्टिक वायलेंस बना, घरेलू हिंसा, आईपीसी में संशोधन, एविडेंस में संशोधन, आपका सीआरपीसी में संशोधन, तमाम कानूनों में बदलाव लाए गए। अब उतना बताना संभव नहीं है, ये बात याद रखिए भाई आपका। अब 113, पहले तो आईपीसी सीआरपीसी कोरिलेट किया जाए। महिलाओं विवाहिता स्त्री के प्रति अगर पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूएल्टी या क्रूरता बरती जाती है, तो वर्तमान में आईपीसी की धारा 498 ए में यह एक ऑफेंस बनाया गया है, यह एक अपराध बनाया गया है। इस अपराध का काग्निजेंस कैसे लिया जाएगा, यानी कि संज्ञान कैसे लिया जाएगा, इसका उल्लेख 198 ए सीआरपीसी में दिया गया है। तो संज्ञान आपका पुराने लोगों को बताया गया था कि 3 तरीके से लिया जा सकता है,
या तो कोई परिवाद किया हो, या पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट भेजी हो, या स्वयं के ज्ञान पर। तो अब यहाँ जो पूछा जाता है कि क्रूरता के मामले में संज्ञान लिया जा सकता है पुलिस रिपोर्ट पर, परिवाद पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। यही क्वेश्चन आपका झारखंड ने बनाया था, तो दोनों मार कर आइए। यानी कि इसका मतलब कि एफआईआर होगा। एफआईआर के बाद पुलिस तफ्तीश या विवेचना करेगी। 173(2) सीआरपीसी में पुलिस रिपोर्ट भेजेगी, तो उस रिपोर्ट पर भी क्रूरता के मामलों का क्या लिया जा सकता है, संज्ञान। और दूसरा, पत्नी या पत्नी के नातेदार माता पिता मजिस्ट्रेट के पास जाकर कंप्लेंट भी कर सकते हैं, परिवाद भी। तो कैसे संज्ञान लिया जाएगा क्रूरता के मामले में? या तो पुलिस रिपोर्ट पर, या किस पर, परिवाद पर, दोनों मार कर आइएगा। ये झारखंड का मॉडल है। किस सेक्शन में है सीआरपीसी? तो 198A। अब आइए 113A में। पहला क्वेश्चन की एक कौन सी उपधारणा है? तो 113A एविडेंस में शब्द पहले पकड़िए। मैं प्रिज्यूम लिखा है कि शैल प्रिज्यूम की कंक्लूसिव प्रूफ। पहला तो यही पॉइंट पकड़ना है। तो क्या लिखा है? कर सकेगा कि करेगा कि निश्चायक सबूत? कर सकेगा भाई, कर सकेगा। 113A में है, मैं प्रिज्यूम है। इसका मतलब पहला पॉइंट टेक्निकल निकालना है कि यह जो सेक्शन है, यह आपका तथ्य की उपधारणा है, आपका फैक्ट का प्रिजम्पशन है। न्यायालय चाहे तो अनुमान निकाले, और चाहे तो अनुमान निकालने से क्या कर दे, इनकार। ये कर सकता है। चाहे तो न्यायालय अनुमान निकाले, या अनुमान निकालने से क्या कर सकता है, इनकार। अब यहाँ जो बिहार में, तब हम बेरक शुरू करेंगे। पहले अभी भाई समय में डेट वेट हो जाए तब बेरक समझाया जाएगा। पहले आपका सामान्य बातें। दूसरा ये पूछा था कि विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या अगर की जाती है, तो आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा किस धारा में, कि आत्महत्या के लिए स्त्री को उकसा दिया गया था? तो आपका 113A में। तो यानी कि कोई स्त्री विवाहित हो, विवाह कायम हो, विवाह के कितने वर्षों के अंदर, 7 वर्षों के अंदर क्या की हो, सुसाइड, तब ये धारा अप्लाई होगी। अब ये पहले डेट वोट निकाल लिया जाए, तब इसको बेरक से समझा जाए। देखिए जो डेट बनता है, इसमें आपका पहला तो 113A कब जोड़ी गई, ये रट कर जाना है। तो 1983 में, यानी कि 1983 में। दूसरा आपका माने आपका अपराध विधि द्वितीय संशोधन अधिनियम 1983 की का जो अधिनियम संख्या है वह 46 है। यानी कि उत्तराखंड ही ऐसा क्वेश्चन बनाता है। अब अगला क्वेश्चन जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण है कि आपका यह सेक्शन कब से प्रवर्तित हुआ? तो 25 दिसंबर 1983 से ये क्वेश्चन आ सकता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपका नोट्स में भी है। 25 दिसंबर 1983 से यह लागू किया गया। अब आइए आपका, अब बेरक चला जाए, सामान्य बातें हो गई। डेट याद रखिएगा कब से लागू हुआ। 25 दिसंबर 1983। लिखा नहीं ना बेरक में, देखिए आपका भाई। अब 113A का बेरक तोड़ा जाए। किसी विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या की दुष्प्रेरणा के बारे में उपधारणा। देखिए जब प्रश्न यह है कि क्या किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या या सुसाइड करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित था, दुष्प्रेरित किया गया है,
और यह दर्शित किया गया माने न्यायालय में साबित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के नातेदारों ने उसके प्रति क्रूएल्टी बरती थी। तो यहाँ क्रूरता का मतलब क्या होगा, जो आईपीसी की किस धारा में दिया गया है, अभी बताया गया किस धारा में, 498 ए क्रूरता की थी। तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा। तुरंत पॉइंट पकड़ना है कि तथ्य की उपधारणा हुई कि विधि की, तथ्य की। क्या न्यायालय अनुमान निकालने के लिए बाध्य है कि विवेकाधिकार है? विवेकाधिकार चाहे तो सबूत की मांग क्या कर सकता है, कर सकता है। यदि न्यायालय ने अनुमान लगा ही लिया तो ये अनुमान सदैव क्या है, खंडनीय, यानी कि पति और पति के नातेदार इसका खंडन कर सकते हैं, अनुमान कर सकेगा। याद रखेगा, तथ्य की उपधारणा है कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा ही दुष्प्रेरित की गई थी, यानी कि इनके ही दुष्प्रेरण के कारण ये महिला क्या कर ली, आत्महत्या। पूरी कहानी देखिए एक लाइन में लास्ट में। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि भाई विवाह हुआ हो पुरुष स्त्री के बीच, विवाह के 7 वर्षों के अंदर स्त्री ने आत्महत्या की हो, आत्महत्या के पहले स्त्री के प्रति क्रूरता बरती गई हो, किसने क्रूरता बरती थी, ये या तो पति ने या पति के नातेदारों ने। तो ऐसी दशा में ये माना जाएगा कि पति या पति के नातेदारों द्वारा दुष्प्रेरित करने के कारण ही ये स्त्री आत्महत्या की है। अब तुरंत आपका दिमाग लगाना चाहिए आईपीसी के और सेक्शनों पर, यानी कि पति या पति दुष्प्रेरण पहले बता दिया जाए, उसके बाद तो पति या पति के नातेदारों द्वारा दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ही ये आत्महत्या की है, ये अनुमान लगाया जा सकेगा। तो दुष्प्रेरण कितने प्रकार से, तो आईपीसी बताती है सेक्शन 107 दुष्प्रेरण 3 प्रकार से, यानी या पति के जो नातेदार हैं वह कितने प्रकार से मैंने दुष्प्रेरित कर सकते हैं महिला को कि तुम आत्महत्या करता, तो 3 प्रकार से। एक उकसा कर, एक क्या हुआ, उकसा दीजिए, दूसरा षड्यंत्र द्वारा और तीसरा साशय सहायता। तो खंड वाइज याद रखिए, 107 के फर्स्ट खंड में क्या है, उकसा कर, सेकेंड खंड में षड्यंत्र और साशय सहायता थर्ड। यूपी में बना है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण कहाँ निगमित है, 107 के किस क्लाज में, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड, सेकंड। अब इसी को आपको जोड़ना है। अगर स्त्री की एज 18 वर्ष से कम हो तो पति या पति के नातेदारों के विरुद्ध शुद्ध रूप से सेक्शन 306 लगेगा आईपीसी। कौन सा सेक्शन लग जाएगा, जैसे कि बाबा के चेले पर लगा है, कौन सा सेक्शन। और अगर स्त्री की एज, ये भी ध्यान रखना है कि 18 साल से क्या है, कम है, तो एक धारा ऊपर, नीचे नहीं जाना है, थोड़ा ऊपर बढ़िए। कौन सी धारा में मृत्युदंड बताया था, 305, कौन सी धारा। फिर एज पर निर्भर करता है कि कौन से सेक्शन लगाए जाएंगे। अगर 18 से कम है तो सेक्शन 305 पति और उनके नातेदारों पर, और 18 या ऊपर है स्त्री तो कौन सी धारा लगती है, 306 बताना भी है। तो इस प्रकार आपका 113 ए हुआ। अब
कल आपका डाउरी डेथ बताई जाएगी। इस ये धाराएं समय ले रहे हैं थोड़ा, यानी कि हम भी चाह रहे हैं कि स्पीड में भगाया जाए, लेकिन दिक्कत है कि जैसे स्पीड बढ़ाया जाएगा क्वेश्चन बाहर चला जाएगा। तो भाई ये भी हमें ध्यान देना है कि एक भी क्वेश्चन इस बार एविडेंस से बाहर ना जाए, और कोरिलेट भी करना है। ये थोड़ा समय लग जा रहा है। मिनट बाद आईपीसी चलेगी भाई, आईपीसी में भी आज खींचा जाए, क्योंकि भाई एग्जाम का समय है, थोड़ा क्या किया जाए हल्का सा। तो आईपीसी अभी चलेगी 15 मिनट बाद।